स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 के लिए बना रहा हूं। और आज का वीडियो का जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि 11th क्लास का भी एग्जाम आ रहा है तो मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा कुछ वीडियो बना देता हूं। तो चलिए जल्दी से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चैप्टर के अंदर के कंटेंट्स को समझने के लिए पहले चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एक इंट्रोडक्शन होता है वो आज मैं आप लोगों को एक देता हूँ। चलिए देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक बिजनेस में जितने भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी को क्या करता है, एनालाइज करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन रीजन एक बिजनेसमैन या उसकी कंपनी का यही रहता है कि वो अपने बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होगी और जितने भी परफॉर्मेंस होगी रिगार्डिंग फाइनेंशियल, उस चीज को एनालाइज करना, ताकि इन द एंड ऑफ द ईयर वो लोग एनालाइज कर सके कि उनको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली इसी के लिए बनाया जाता है कि वो बिजनेस के जितने भी सारे प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस या फिर इनकम आउटकम जो भी होंगे, इनफ्लो आउटफ्लो, उन सभी को क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो चलिए समझिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्टिविटीज। इसमें होता है एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज क्या होते हैं, जिस तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कैश। एक बिजनेस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होगा, कैश होगा। तो वो कैश का बहुत सारा ऐसा भी कैश टाइप्स होते हैं जो इनफ्लो भी होंगे और बहुत सारे आउटफ्लो भी होंगे। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस में जो एक्टिविटीज होंगे वो होंगे आउटफ्लो एक्टिविटीज और इनफ्लो एक्टिविटीज। आउटफ्लो एक्टिविटीज और इनफ्लो एक्टिविटीज क्या होता है, जिस तरह से समझिए कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसके कारण कैश जो होता है वो बिजनेस से निकल जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिसके कारण से कैश बिजनेस में आ रहा होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आउटफ्लो होना और इनफ्लो होना। आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना और इनफ्लो का मतलब कैश का आना। तो बेसिकली जानने का बात यही है कि आउटफ्लो कितने सारे रीजन से होता है और इनफ्लो बिजनेस में कितने सारे रीजन से होता है, आज हम लोग ये भी जानते हैं। तो आउटफ्लो जो होता है वो बेसिकली किसी चीज का परचेस करना या फिर एक्सपेंसेस करने से। ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम लोग परचेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और इस बिजनेस का सबसे ज्यादा जो मेन पर्पस है वो है मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं एक मैन्युफैक्चरर कंपनी चलाता हूं, मेरा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और जब मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाता है मेरे फैक्ट्री में, तब मैं अपने बिजनेस के द्वारा उनको क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, ताकि उससे मुझे अर्निंग हो। अब एक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स का भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा नीड्स पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल्स को जब मैं अपने बिजनेस में लाऊंगा या अपने मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री में लाऊंगा तो उस रॉ मटेरियल को करना पड़ेगा परचेस। और परचेस करने से पैसा क्या होगा, जाएगा, बाहर निकल जाएगा मेरे बिजनेस से, मतलब वो मेरा पैसे का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब रॉ मटेरियल्स आ गए फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री के उस रॉ मटेरियल्स के ऊपर बहुत सारे लेबर्स होंगे, वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे, मतलब वो लोग उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करने से उनको सैलरी वेजेस या फिर किसी भी टाइप का जो एक्सपेंसेस होगा मुझे वो बेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब एक्सपेंसेस देने से भी पैसे को क्या होगा, आउटफ्लो होगा, मतलब इसमें भी पैसे मेरे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इनफ्लो जो होता है वो सब कुछ रीजन से होता है, जैसे क्या कि अगर हम लोग सेल्स करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्शन किया, एक किसी भी चीज का प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं और प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स मैंने क्या किया, परचेस किया। परचेस करने से क्या होगा, मेरे पैसे का आउटफ्लो होगा। जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल को परचेस किया उस पर मैं काम करवाऊंगा लेबर से। लेबर से जब मैं काम करवाऊंगा तो वो बन जाएगा मेरा प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन में बाहर बाजार में या मार्केट में जाके क्या करूंगा, सेल करूंगा। सेल करने से क्या होगा, इनफ्लो, मतलब मेरा पैसा आएगा। बस बेसिकली बात आप लोग को यही समझना है कि मैं रॉ मटेरियल्स को लाऊंगा फैक्ट्री में, लेबर्स से काम करवाऊंगा। लेबर्स जब वो काम को पूरा करके प्रोडक्शन कर देंगे तो उस प्रोडक्शन को मैं मार्केट में जाके क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। और सेल करने से मुझे क्या होगा, इनफ्लो होगा कैश का। ठीक है, और अदर इनकम भी होता है कुछ, अदर
इनकम, जैसे इंटरेस्ट मिलना या फिर डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये सब अदर्स इनकम में हो जाता है। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दो टाइप के एक्टिविटीज होंगे, एक आउटफ्लो एक्टिविटीज जब पैसे बाहर जाते हैं, और एक इनफ्लो एक्टिविटीज जब पैसे अंदर आते हैं। तो आउटफ्लो एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, परचेज, रॉ मटेरियल का परचेज करना आउटफ्लो एक्टिविटीज होता है, और उस रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर के द्वारा काम कराना वो मेरा आउटफ्लो एक्टिविटीज हो जाएगा, किसके नाम से, एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस के साथ क्या क्या हो जाएगा, लॉसेस भी हो सकता है। इनफ्लो में क्या होगा, इनफ्लो में जब मैं रॉ मटेरियल को खरीद लिया, रॉ मटेरियल को बनाया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में सेल किया, और सेल करने से क्या होगा, मुझे पैसे आएंगे, मतलब वो इनफ्लो हो गया। तो इनफ्लो कैसे हो रहा है, सेल्स करने से, तो सेल्स मेरा क्या हो गया, इनफ्लो एक्टिविटीज हो गया। और अदर इनकम मैंने आपको बता ही दिया, डिस्काउंट मिलना या फिर अदर टाइप का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मेरा हो जाएगा इनफ्लो एक्टिविटीज में, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर दो टाइप की एक्टिविटीज मैंने बता दी, आउटफ्लो एक्टिविटीज और इनफ्लो एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज को और थोड़ा अच्छे से क्या करते हैं हम, क्या आता है उसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आउटफ्लो एक्टिविटीज बेसिकली दो एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है। पहला आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब कि आप लोगों को कुछ ऐसे सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए खरीदना पड़ेगा, जैसे जो रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है, मतलब जो कंप्लीट गुड्स नहीं होंगे, उनको एक प्रोसेस पे रख के उसको कंप्लीट किया जाएगा। सपोज मैं एक बेंच बनाने वाला प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है ना, मेरे जो फैक्ट्रीज है वहां पर बेंच बनते हैं, जैसे स्कूल्स और कोचिंग में आप लोग देखे होंगे बेंच, वो बेंच बनाना मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, फैक्ट्री है मेरे पास, ठीक है। अब बेंच आप लोग किस चीज से बनाते हैं, लकड़ी या लोहे से, तो मुझे रॉ मटेरियल्स के तौर पे आप मुझे मिलेंगे लकड़ी, और मुझे रॉ मटेरियल्स के तौर पे मिलेंगे लोहे, उन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद वो एक बेंच बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को जब एक फैक्ट्री में कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, जैसे जो रॉ मटेरियल्स होंगे उस पर अगर वर्क करना पड़ गया आप लोगों को, तो वो जो गुड्स होंगे वो बन जाते हैं रॉ मटेरियल्स आइटम। रॉ मटेरियल्स आइटम मतलब कि उन मटेरियल्स पे अभी काम करना बाकी है, वो जब काम पूरे हो जाएंगे तब वो बन जाएंगे प्रोडक्शन, वो पूरे कंप्लीट किया जाएंगे, प्रोडक्शन हो जाएंगे, तब उसको जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स वो मेरे लिए क्या होगा, आउटफ्लो एक्टिविटीज होगा, क्योंकि इससे पैसा क्या होता है, जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। अब एक्सपेंसेस का मतलब हम लोग जानते हैं, इस एक्सपेंसेस का मतलब खर्च होता है जो बार बार होता है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग एक्सपेंसेस दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा जो एक्सपेंसेस होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। पहला होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड किससे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन से, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो रिलेटेड होंगे सेलिंग से, ठीक। सेलिंग करने के लिए जितने भी टाइप के एक्टिविटीज होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, और एक गुड्स को बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये हो गया कि मुझे उस गुड्स को बनाना है, प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, मुझे उस गुड्स का उत्पादन करना है। तो ये दोनों ही जो है ना वो प्रोडक्शन कंप्लीट के लाइन के इधर होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड होंगे, और जैसे ही वो पूरे लाइन को पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे तो वो बन जाएंगे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग में आ जाएंगे। जिस तरह से सपोज मानिए कि मैं यहाँ एक पॉइंट बिठाता हूं, पॉइंट की इधर एक लाइन और इधर एक लाइन, ठीक है। पॉइंट के इधर जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो होंगे डायरेक्ट एक्टिविटीज, डायरेक्ट एक्टिविटीज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। पॉइंट के इधर जितने भी होंगे एक्टिविटीज वो हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्टिविटीज, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि इस पॉइंट के इधर प्रोडक्शन अभी चालू है, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है। तो याद रखिए प्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले, किसी गुड्स के बनने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सभी एक्टिविटीज पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज होगा, और जैसे ही गुड्स पूरी तरह उत्पादन हो गया, जिस तरह से पूरा गुड्स क्या हो गया, बन चुका है, उसके बाद उसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज का एक्सपेंसेस होगा वो होगा इनडायरेक्ट। मतलब क्या हो गया
कि पॉइंट के इधर जितने भी होंगे डायरेक्ट एक्टिविटीज, क्योंकि गुड्स अभी तक बना नहीं, बनने वाला है। इधर गुड्स है ना, बन ही रहे, इधर गुड्स अभी तक पूरा बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गुड्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, गुड्स गोदाम में चल चुका है, गोदाम से वो क्या होगा, बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएगा, वहां पर जाएगा, सेल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होता है वो कंप्लीट ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही गुड्स का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसे फैक्ट्री में थोड़ी रखूंगा, मैं उसे गोदाम में भेज दूंगा। अब गोदाम में जाके मैं क्या बोलूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा उसको आगे जाके मार्केट में। और जैसे ही मार्केट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो याद रखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी आप लोगों को एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। जैसे क्या, आपको एक ऑफिस रखना पड़ेगा, ऑफिस में स्टाफ रखेंगे, स्टाफ के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहेंगे, स्टाफ का एक्सपेंसेस होगा, सैलरी होगा, वेजेस होगा, लाइटिंग होगा, रेंट होगा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, फिर आपका ऑडिट का फी, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, ये सभी चीज क्या होंगे, ऑफिस से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, फिर सामान को बेचना है, सामान को बड़े पैमाने में बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस लेंगे, आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक गुड्स को बेचने के लिए होते हैं। तो गुड्स को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और गुड्स को बेचने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेरा ये जो कंसेप्ट था ये इसी पे क्लियर था कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से, मतलब यहाँ गुड्स बनेंगे, बने नहीं है, बनने वाले हैं, ठीक, या फिर बन ही रहे हैं। और जैसे ये लाइन ऑफ प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देगा, ये पॉइंट को कंप्लीट करके क्रॉस कर जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब अब गुड्स को क्या करना है, गुड्स तो बन चुके हैं, उनको क्या करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो एक्सपेंसेस होंगे वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद उससे कहां ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में ले जाएंगे। ठीक है ना, फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, फैक्ट्री से। अब बात बताइए कि फैक्ट्री में कैसे आएंगे गुड्स, रॉ मटेरियल्स कैसे आएंगे फैक्ट्री में। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ सकता है कस्टम चार्जेस, कस्टम ड्यूटी होंगे। ठीक है, फिर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फिर शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस के बाद डॉक चार्जेस, डॉक नहीं, कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, डॉक, डॉक चार्जेस होंगे। ठीक है ना, ये सभी जो चार्जेस होते हैं वो सभी ये एक्सपेंसेस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्ट्री में सामान जाएगा। फैक्ट्री में सामान कहां से लाइएगा, आप अपने धनबाद से थोड़ी लाइएगा, इंडिया से। आपको फॉरेन, बाहर की कंट्रियों से क्या करना पड़ेगा, सामान को इंडिया में मंगाना पड़ेगा। अब इंडिया में जब सामान आ जाएगा तो कैसा आएगा, आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ सकता है, एक्साइज ड्यूटी, शिपिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये सभी जो चार्जेस होती है वो एक गुड्स को फैक्ट्री में लाने के लिए होना है। अब समझिए कि गुड्स फैक्ट्री में आ रहे हैं, तो फैक्ट्री में जब आएंगे तब उन पे काम होगा। तो याद रखिए ये सभी जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे ना, सभी जो चार्जेस है, सभी जो ड्यूटीज है, वो सभी आपका बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब समझिए कि फैक्ट्री में कितने सारे एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री का रेंट होगा, गैस होगा, वाटर होगा, कोल होगा। ठीक है, और क्या होगा, फैक्ट्रीज में लेबर होंगे तो उनको देना पड़ेगा वेजेस, वेजेस मतलब दिहाड़ी मजदूरी जो उनको देना पड़ता है वो होगा, फैक्ट्री का वेजेस होगा। फिर फैक्ट्री का अपना खुद का क्या होगा, लाइटिंग होगा, लाइटिंग होगा। फिर और अदर एक्सपेंसेस भी आ सकता है, जैसे फ्राइट एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस जो होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जब होंगे तभी वो गुड्स क्या होगा, फैक्ट्री में आएगा, और फैक्ट्री में जब आएगा तब उस पर काम करना शुरू होगा। तो काम करना, फैक्ट्री में आना, ये सभी पॉइंट, ये जो कंप्लीट ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट के इस साइड रहेगा, तो इस सभी पे क्या लग जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, बेचने का टाइम है, तो बेचने के लिए आप जैसे ही गुड्स को गोदाम में या फिर मार्केट में सप्लाई कीजिएगा तो लग जाएगा आप पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग आज के टॉपिक में हम लोग को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, एक्टिविटीज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, कितने सारे एक्टिविटीज होते हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब मैं तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसपे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बीच में जो डिफरेंशिएट होगा, कौन कौन से एक्सपेंसेस होगा, वो आपको याद करना सबसे ज्यादा क्या होगा, जरूरी होगा, वो मैं वीडियो तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सा प्रॉफिट आता है, किस टाइप का प्रॉफिट आएगा, कौन कौन सा प्रॉफिट आने का चांसेस होता है, ये सभी वीडियो में आप लोगों को बताते रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।
जाते जाते चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वीडियो अपलोड करता रहूं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोग का।